का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी के दौरान पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। तो माय डियर मैं बता दूं, जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, ग्रंथि है, उसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, कर्णमूल जो ग्रंथि होता है उसमें सूजन आ जाता है। ओके, यह किस जो है बीमारी के दौरान होता है। HIV इन्फेक्शन, रूबेला में, मम्प्स में, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग, टीबी, मम्प्स को गलसुआ बोलते हैं, और रूबेला HIV जो कि HIV इन्फेक्शन होता है। तो पैरोटिड ग्लैंड में जो सूजन होता है वह किस बीमारी में होता है। तो आपको मैं बता दूं, यह मम्प्स में, गलसुआ में होता है। जो गलसुआ हो जाता है, ठीक है, उसमें होता यह है कि पैरोटिड ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मलेरिया का सर्वाधिक रोगी कौन से प्लाज्मोडियम के कारण होता है। अब मैं बता दूं कि मलेरिया जो होता है अलग अलग प्लाज्मोडियम के जो है आपको कारण होता है। उसमें से सबसे खतरनाक जो प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का, ठीक है ना, वो जो है आपको भारत में ही है। और एक क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ कि प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है वह सबसे ज़्यादा कौन से घातक होता है, कौन से प्लाज्मोडियम, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि भारत में मलेरिया का सर्वाधिक प्लाज्मोडियम का कारण कौन है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एवं प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम पर्टुसिस। ठीक है, किसके कारण होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ माय डियर, आपके सामने यहाँ पे आंसर है, स्पष्ट रूप से आप कमेंट करके तब तक बता सकते हैं। तो सबसे अच्छा आंसर है प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम सबसे घातक भी है और भारत में यह सर्वाधिक जो है इसके कारण मलेरिया होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है तीसरा, निम्न में से कौन सा ग्रुप वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है। ग्रुप कहने का मतलब है, तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो है अलग अलग जो है आपको, जैसे मीजल्स है, मम्स है, सार्स है, इबोला है। ठीक है, यह सब जो है आपका बीमारी है, चारों बीमारी है, इसमें भी चारों बीमारी है, इसमें भी चारों बीमारी है, इसमें भी चारों बीमारी है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ऑप्शन नंबर ए एक ग्रुप है, इस ऑप्शन नंबर बी एक ग्रुप है, ऑप्शन नंबर सी एक ग्रुप है, डी एक ग्रुप है। तो इन ग्रुपों में अलग अलग जो है बीमारी है। तो पूछ रहा है वायरल, और वायरल जो इन्फेक्शन होता है वह वायरस के कारण होता है। ठीक है, वायरस के कारण। बैक्टीरियल होगा तो वह बैक्टीरिया के कारण होगा। ओके, तो यहाँ पे वायरल पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा जो है वायरल ग्रुप वाला है। ठीक है, तो मीजल्स वायरल है, मम्स भी वायरस के कारण होता है, सार्स भी वायरस के कारण, इबोला भी वायरस के कारण। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए और भी कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं। डिप्थीरिया नोट बैक्टीरिया, पर्टुसिस बैक्टीरिया, टीबी बैक्टीरिया, कोलेरा भी बैक्टीरिया। तो यह बैक्टीरिया वाला है, तो ये तो होगा नहीं। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, डेंगू भी वही है, फैलेरिया भी वही है। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। कोलेरा जो कि आपका क्या है जो है बैक्टीरियल है, मीजल्स वायरल है, डेंगू जो है एक प्रकार से आप कहें तो डेंगू जो फीवर होता है डेंगू मच्छर के काटने से, तो इस प्रकार से यह मिक्स वाला है तो होगा नहीं। यह आपका पैरासाइट वाला है, होगा नहीं। और यह आपका बैक्टीरियल है, होगा नहीं। तो वायरस वाला यही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। इस तो शायद मैं बहुत बार करा चुका हूं, लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कौन हड्डी तोड़ बुखार है। कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी, टीबी होता है, टीबी के लिए डॉट्स चलता है। ठीक है, टीबी के लिए डॉट्स चलता है उपचार में। कुष्ठ रोग के लिए MDT चलता है, मल्टी ड्रग जो है थेरेपी, MDT चलता है। टाइफाइड और डेंगू, ठीक है, आप बताना है, दोनों एक प्रकार का बुखार है। ओके, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एड्स का कारण क्या है। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। एड्स का कारण क्या होता है, पैरामेक्सिको वायरस या HIV वायरस। ठीक है, ऑप्शन बी वही है, HIV वायरस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया और वेब्रियो क्लोरी नामक बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखिए पैरामेक्सिको वायरस जो कि आपका जो है क्या करता है, कमेंट कीजिए। HIV के कारण आपका एड्स होता है, तो ऑप्शन बी सही है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण जो है आपका लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग। और विब्रियो कोलेरा के मतलब जो है जो कोलेरा हैजा होता है वो होता है। ठीक है, तो ये आप जो है इसको याद रखिए, एकदम जो भी होगा अच्छे से बताएंगे। छठा क्वेश्चन है, रोगी द्वारा अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई एक्टिविटी की नकल करना, मतलब इसमें सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे एक रोगी है, एक पेशेंट है, वह पेशेंट मेंटल मानसिक रोगी है। ठीक है, मानसिक रोगी है, और वह रोगी किसी दूसरे व्यक्ति के एक्टिविटी को, क्रिया के कामों को नकल कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, इकोलेलिया, इकोपेरेक्सिया। ठीक है, उसके बाद है एनेडोनिया, एनोडेनिमा एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरे की एक्टिविटी, देखिए एक होता है एक्टिविटी और एक होता है वर्ड का नकल करना, शब्द का नकल करना। जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो उसके बातों को दोहराना। ठीक है, जबकि एक्टिविटी मतलब होता है किसी काम को
चलने फिरने को, किसी गतिविधि के नकल करना। तो एक्टिविटी पूछ रहा है, तो एक्टिविटी जो होगा इकोपैरेक्सिया, ठीक है, यानी क्रिया का अनुकरण करना, कामों का नकल करना। और यहीं पर अगर वर्ड का नकल रहता, शब्दों का अनुकरण करना यानी शब्दों का नकल करना, तो वह जो है आपका इकोलेलिया हो जाता, शब्दों का नकल करना, ठीक है। और हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, अगर आप पढ़े हैं थ्योरी तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां नंबर हाइपरसोम्निया। देखिए मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ, हाइपरसोम्निया, हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, अधिक, और यहीं पर अगर हाइपो आ जाएगा तो हाइपो मतलब होता है कम, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड समझ लीजिए, किसी भी वर्ड के आगे आ सकता है, ओके। तो यहाँ पे हाइपर लगा है, तो हाइपर के मतलब होता है अत्यधिक, और सोम्निया जहाँ भी आ जाएगा समझ जाइएगा कि यह सोने से रिलेटेड है, ठीक है। तो हाइपरसोम्निया मतलब अत्यधिक सोना, इसका मीनिंग क्या होगा, तो नींद में चलना, स्लीपिंग वॉकिंग, नींद नहीं आना, लैक ऑफ स्लीप, अत्यधिक नींद आना, एक्सेसिव स्लीप, नींद में बातें करना, सिप क्लॉक, ठीक है। तो हाइपरसोम्निया का अर्थ क्या हो जाएगा, मैंने बता दिया। राइट आंसर क्या होगा, अत्यधिक नींद आना यानी हाइपरसोम्निया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या है। सबसे पहले समझिए, एंटी मतलब होता है विरुद्ध काम करना, ठीक है, और डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन से डिप्रेसेंट बना है। डिप्रेशन क्या होता है, अवसाद, ठीक है, अवसाद, डिप्रेशन, और उसी से एंटी डिप्रेसेंट बना है। तो एंटी डिप्रेसेंट वैसा ड्रग जो डिप्रेशन में काम, डिप्रेशन को रोके, डिप्रेशन के विरुद्ध काम करे, उसे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कहते हैं, ठीक है ना। यह मानसिक रोग, एक प्रकार से मानसिक रोग होता है डिप्रेशन, पढ़े होंगे आप लोग। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग इनमें से कौन सा है, हेलिपेरिडोल क्या ये है, नॉर्ट्रिपिट्रिलिन क्या ये है, एल्प्राजोलम क्या ये है, या थियोफाइलिन। सबसे पहले फाइलिन वाला जो भी आ जाएगा यह आपके श्वसन के लिए, दमा उमा के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन, ठीक है ना। एल्प्राजोलम क्या होता है, एल्प्राजोलम एक प्रकार का एंटी एंजाइटी ड्रग है। क्या है, एंटी एंजाइटी, आप लोग बेंजोडाइजापान नाम सुने होंगे, उसी कैटेगरी का यह दवाई है, एंटी एंजाइटी वगैरह में काम करता है, ठीक है। हेलिपेरिडोल एक प्रकार का एंटी साइकोटिक ड्रग है। क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग है जो कि गंभीर मानसिक रोगी में दिया जाता है। नॉर्ट्रिपेटिलिन जो होता है यह एक प्रकार से एंटी क्या होता है, डिप्रेसेंट ड्रग है, ठीक है, नॉर्ट्रिपेटिलिन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे है 9वां नंबर क्वेश्चन है, मिल्ड मेंटल। देखिए एक होता है मिल्ड, एक होता है मॉडरेट, ठीक है। तो मिल्ड मेंटल रिटार्डेशन के दौरान आईक्यू लेवल कितना होता है। तो जब मिल्ड की बात करेगा ना, मिल्ड मतलब हल्का, ठीक है ना, तो मिल्ड मेंटल रिटार्डेशन के बात करेगा तो इसमें आईक्यू लेवल पूछा जा सकता है। तो मिल्ड वाला में जो आईक्यू लेवल होता है कितना होता है, ये पूछ रहा है, 50 से 70, 35 से 49, ठीक है, और यहाँ पे 20 से 34, या यहाँ पे जो है लेस देन 20। तो मिल्ड वाला जो होता है, मिल्ड वाला में 50 से 70, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, मेंटल रिटार्डेशन का क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जाता है। मान गया किसी के मंद बुद्धि के पता लगाना है तो उसके लिए किस बेसिस पर वर्गीकृत उसे किया जाता है, आईक्यू लेवल पर, सीरम प्रोटीन के लेवल पर, बॉडी वेट के आधार पर, एचबी के लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल पर। तो इसका आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं मतलब पढ़ाई आपका बहुत शून्य कैटेगरी का है, ठीक है। 11 है, सोमनाबुलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। सोमनाबुलिज्म मैंने अभी बताया, इंसोमनिया, सोमनिया जैसे वर्ड कहीं आता है समझ जाइएगा नींद से संबंधित वह प्रश्न है। तो यहाँ पे सोमनाबुलिज्म आ गया, इसका मीनिंग क्या होगा, स्लीपिंग वॉक, लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव स्लीप, स्लीप टॉकिंग। तो मैं बता दूं सोमनाबुलिज्म का मतलब जो होता है क्या होता है, आप लोग इसका आंसर खुद से कमेंट कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। तो सोमनाबुलिज्म का जो मतलब होता है यह नींद में चलना, स्लीपिंग वॉकिंग होता है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से संतुलित आहार, ठीक है ना, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के बारे में सही क्या है। तो जो लोग थ्योरी पढ़े होंगे उनको पता है कि बैलेंस डाइट में क्या जो है शामिल होता है, बैलेंस डाइट के लिए क्या जो है जरूरी है। जो लोग जो है ये चीज़ें समझ रहे हैं उनको पता है। तो बैलेंस डाइट में क्या जरूरी होता है, इनमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी न्यूट्रिएंट उचित अनुपात में हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक बैलेंस डाइट में शरीर के हिसाब से सभी पोषक तत्व जो है एक उचित अनुपात में रहता है, ये बातें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी है, एक विभिन्न न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज की रोकथाम में सहायक होता है। अब एक संतुलित आहार जो होता है, जो भी
न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, पोषण के कमी के कारण जो रोग होता है उसको रोकथाम में सहायक होता है। ये बातें सही है। अगर आप एक संतुलित भोजन ले रहे हैं तो बहुत ऐसे, डॉक्टर क्या कहता है कि बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो आप अपने डाइट से, आप अपने आहार से ही ठीक कर सकते हैं। तो जिस बीमारी से आप ग्रसित है उस प्रकार की अगर सही डाइट लेंगे तो आधा बीमारी को आपका डाइट ही ठीक कर देता है। ठीक है, तो वही कहता है कि विभिन्न न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रोग को रोकथाम जो है यह सहायक करता है बैलेंस डाइट। बिल्कुल सही। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए संतुलित आहार की मात्रा भी अलग अलग होती है, ये भी बात सही है। जैसे बूढ़ा है उसके लिए क्या देना है, कितना देना है, ये जरूरी है। छोटे बच्चे हैं उसको कितना क्या देना है, वयस्क है उसको कितना क्या देना है, ये जरूरी है कि सबके लिए अलग अलग मात्रा जो है उसके लिंग और उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, तभी वह उचित मात्रा में उचित आहार होगा। ठीक है, अगर बूढ़े व्यक्ति को आप कस के खिला दीजिएगा तो गैस बन जाएगा, ठीक है, पच नहीं पाएगा, अनपच हो जाएगा। तो ये जरूरी है, तो इसलिए सब सही है, तीनों सही है, इसलिए अपना ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ये थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ने से नॉलेज बढ़ता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स से ग्रसित बच्चों को आहार में मुख्य रूप से किस प्रकार के मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले समझ लीजिए कि रिकेट्स क्या होता है, जिसे हम लोग सूखा रोग कहते हैं, जिसमें हड्डी कमजोर हो जाती है। ठीक है, रिकेट्स में तो ऐसे ग्रसित बच्चे को आहार में मुख्य रूप से किस चीज़ का जो है बदलाव करना चाहिए, मॉडिफिकेशन करना चाहिए, किस चीज़ के मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। तो कम कैल्शियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए, क्या ये बातें सही है। अधिक कैल्शियम युक्त आहार दिया जाना चाहिए, क्या ये सही है। अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, क्या ये सही है। या फिर कम सोडियम युक्त आहार देना चाहिए, ये सही है। तो सबसे पहले समझ लीजिए, कम सोडियम युक्त आहार वैसे मरीजों को देते हैं जो मरीज हार्ट रोगी हो, जो हाइपरटेंशन का हो, तो उसको जो है हम लोग कम सोडियम युक्त आहार देते हैं। ठीक है, उच्च रक्तचाप वाला पेशेंट को बोलते हैं कि नमक कम खाने के लिए। ठीक है, तो ये होगा उसके लिए। बाकी मैं नेक्स्ट बता दूं, कम कैल्शियम युक्त, ये तो होगा नहीं, क्योंकि रिकेट्स विटामिन डी के कमी के कारण होता है, और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम युक्त आहार देंगे अधिक, तो जाके बच्चे को रिकेट्स से मुक्ति मिल सकता है। तो अपना ऑप्शन बी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के रोगी को कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है। अब जो कैलोरी क्या करता है बॉडी में, आपको अगर पता होगा तो आप आराम से बता देंगे। ठीक है, तो कम कैलोरी युक्त आहार किस मरीज को देंगे, मोटापा से ग्रसित मरीज को, हृदय रोगी मरीज को, कुपोषित रोगी को, तो या फिर ए बी दोनों को। ठीक है, तो कम कैलोरी युक्त की बात कर रहा, अधिक का नहीं बात कर रहा। अगर अधिक की बात करेगा तो हम कुपोषित वाला को देंगे। ठीक है ना, अधिक कैलोरी वाला हम कुपोषित वाला को देंगे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कम कैलोरी युक्त किस प्रकार के मरीज को देंगे, तो कम कैलोरी युक्त जो है, कैलोरी मोटापा, ठीक है, मोटापा से ग्रसित, और जैसे ही मोटापा होगा तो हृदय का भी खतरा रहता है। तो इसलिए इन दोनों मरीजों को कम कैलोरी, जिससे फैट बॉडी में न बने, तो इसके लिए जो है हम लोग क्या करेंगे, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए बी दोनों को कम कैलोरी देते हैं। आगे है यहाँ पे, अधिक कैलोरी युक्त आहार किन रोगियों को दिया जाता है। ठीक है, तो अधिक जो कैलोरी युक्त आहार है वह किन मरीजों को दिया जाता है। तो माय डियर, अधिक कैलोरी अभी मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है ना, अभी मैंने ऊपर बता दिया कि अधिक कैलोरी युक्त आहार किन को दिया जाता है, तो ये तो अभी बता दिया कि कुपोषित रोगी को। ठीक है, नेक्स्ट है छठा, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जो अंधापन जो रात्रि में जो होता है, तथा कंजक्टिवाइटल सिरोसिस से, ठीक है, ग्रसित रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाता है। तो ये जो कंजक्टिवल जो जीरोसिस है, ठीक है, ये भी कंजक्टिवा का एक रोग है, आँख का, और नाइट ब्लाइंडनेस भी आँख का है। तो आपको पता है आँख की समस्या अगर क्या बोलते हैं उसको, रोशनी वगैरह अगर कमे, अंधापन अगर छाए, तो आप क्या करते हैं, विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा लेते हैं। ठीक है, तो अधिक विटामिन युक्त, अधिक विटामिन सी, अधिक विटामिन 1, अधिक आयरन युक्त। तो अभी मैंने आंसर बता दिया, अधिक विटामिन ए लीजिए तो आप जो है अच्छे से आँख को सही कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कोल्ड एप्लीकेशन का इफेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे इफेक्ट पूछ रहा है, प्रभाव, साइड इफेक्ट नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कोल्ड एप्लीकेशन का इफेक्ट नहीं है, कोल्ड एप्लीकेशन का प्रभाव कहने का मतलब है, देखिए कोल्ड एप्लीकेशन जब हम किसी मरीज को देते हैं तो वह जहाँ भी कोल्ड एप्लीकेशन दीजिएगा तो वहाँ पे उष्मा का संचार कम जाता है, यानी टेम्परेचर वहाँ कमेगा, और जैसे ही टेम्परेचर कमता है तो हम जानते हैं कि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट भी कम जाएगा टेम्परेचर कमने से, क्योंकि उसमें उष्मा की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ें, ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि गर्मी प्रदान करता है ब्लड को तेज करने में, फ्लो करने में, तो आपका ब्लड फ्लो भी कम जाता है। लेकिन ब्लड का जो वेस्कोसिटी है बढ़ जाता है, यानी ब्लड का जो बढ़ने का जो रेट होता है वह चूँकि स्लो हो जाता है, तो वेस्कोसिटी जो है बढ़ जाता है। ठीक है, विस्कोसिटी जो है कम जाता है, विस्कोसिटी जो है कम जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो देखिए ब्लड फ्लो कम हो जाता है शीतलन पड़ने से, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, तो ये सब इफेक्ट है। कैपिलरी परमिएबिलिटी भी कम हो जाता है, ठीक है। श्यानता भी कम हो जाता है, ये बातें सही है। लेकिन ब्लड की जो वेस्कोसिटी है यह कम हो जाना, यह इसका जो है इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, विस्कोसिटी कम होना यह इसका इफेक्ट नहीं है, समझ गए। तो यह ऑप्शन जो है आपका 17 का डी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 18 है एयर बैग की सक्शनिंग का मैक्सिमम टाइम क्या होता है। एयर बैग मतलब वायु मार्ग जो होता है, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको ट्रेकियोस्टोमी लगा होता है, या बार बार जो है उनके गले में कुछ चीज़ें अटकते हैं, झाग वगैरह बनते हैं, गला में जो है उनके द्रव जो है सिक्रेशन से उनका गला फंसता है, वायु मार्ग जो है जाम हो जाता है। तो उसके लिए सक्शन मशीन होता है जिससे सक्शन किया जाता है। तो सक्शन के लिए मैक्सिमम टाइम कितने होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम कितना देर जो है सक्शन करना चाहिए। तो देखिए जो मशीन होता है काफ़ी प्रेशर के साथ जो है सक्शन करता है, गले को साफ करता है, वायु मार्ग को। तो कितना समय मैक्सिमम देना चाहिए उसके लिए, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 25 सेकेंड। तो मैं बता दूँ 10 से 15 सेकेंड जो है ये मैक्सिमम करना चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, गले में खराश वगैरह या ऑक्सीजन वगैरह कम जाएगा, क्योंकि वह अंदर से खींच लेगा ज़्यादातर, समझ गए। तो बहुत सारे कठिनाई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो 10 से 15 सेकंड बहुत हो जाता है सक्शन के लिए। तो अपना ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, 90 नंबर का क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग नासोगैस्ट्रिक सक्शन के कारण पेशेंट में कौन सी प्रॉब्लम एराइज होती है। सबसे पहले समझ लीजिए प्रोलॉन्ग के मतलब होता है कि लंबे समय से। नासोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब जो होता है, नाक में ट्यूब डालकर पेट तक जो ले जाते हैं वही नासोगैस्ट्रिक होता है। और सक्शन मतलब खींचना। सक्शन का कहने का मतलब है कि जैसे कोई मरीज ओवरडोज गोली ले लिया है और वह ओवरडोज टॉक्सिक का काम करता है, ठीक है, जहरीला का काम करता है। दूसरी चीज़ें कोई पॉइजन वगैरह ले लिया रहता है तो उसको पेट से जो भी पदार्थ है उसको निकाल दिया जाता है, इसी नासोगैस्ट्रिक सक्शन के द्वारा ही। मतलब ट्यूब लगा के पेट के अंदर डालकर और पेट के अंदर जो भी पदार्थ हानिकारक है उसको निकाला जाता है। अब मान गए अगर लंबे समय से यह एनजी ट्यूब से सक्शन हो रहा है तो मरीज को कौन से प्रॉब्लम जो है हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, गैस्ट्रिक अल्सर, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो होता यह है कि लंबे समय से अगर पेट में ट्यूब डालकर हम जो है पेट से पदार्थों को, पेट को साफ कर रहे हैं, पदार्थ को निकाल रहे हैं, तो उससे मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकता है। मतलब बहुत सारे जो है अम्ल का, बहुत सारे जो है चीज़ें का जो है उसमें से निकल सकता है। तो इसलिए उसे एल्कोलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो सकता है, ठीक है ना। 20 है प्रोलॉन्ग प्रोन पोजीशन निम्न में से किस बॉडी पार्ट में बेड सोर की रिस्क बता देती है। अब सबसे पहले जो लोग ये जान गए कि प्रोन पोजीशन क्या होता है, तो प्रोन पोजीशन होता है छाती के बल लेटना। अब जब छाती के बल लंबे समय से अगर कोई स्थिति में लेटेगा बॉडी पार्ट में, तो उससे क्या होगा, बेड सोर का रिस्क कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा बैक में होगा, स्केरल रीजन में होगा, सैक्रल रीजन में, स्टर्नम में, या ऑसिपिटल एरिया में। तो सबसे पहले बैक में तो होगा नहीं, क्योंकि पीठ ऊपर रहता है, चेस्ट नीचा रहेगा, तो चेस्ट पर दबाव पड़ेगा और जहाँ दबाव पड़ेगा वहीं होगा। तो स्टर्नम, छाती की हड्डी, यहीं पर दबाव पड़ेगा, यहीं पर घाव होने का संभावना ज़्यादा होगा। तो अपना ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 21 नंबर का है यदि किसी पेशेंट को मेडिसिन की 10 ml देनी है, यानी किसी पेशेंट को हमको 10 ml देनी है, तो उससे उस मेडिसिन की कितनी जो है हम लोग चाय के चम्मच देंगे, टी स्पून, ठीक है, टी स्पून, ध्यान रखिएगा, समझ गए। तो आप लोग को जो है ये कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कितने टी स्पून देंगे, याद रखिए 10 ml दवाई देना है, इस 10 ml को हम लोग कितने टी स्पून देंगे बताइए कमेंट करके, ठीक है। आगे है यहाँ पे 1 टी स्पून में कितने ml होता है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, और इसका आंसर हम बता देते हैं तो इससे पहले वाला का आप खुद से जवाब आसानी से दे देंगे। 1 टी स्पून बराबर होता है 2 ml, 5 ml, 8 ml, 10 ml। तो 1 टी स्पून बराबर होता है 5 ml, ऑप्शन बी सही है। और 1 टेबल स्पून बराबर बताइए कितना होता है, ठीक है। 23 है हैंड वॉशिंग के करते समय हाथों को मिनिमम कितने जो है समय के लिए रगड़ना चाहिए, ठीक है ना, कितने समय के लिए रगड़ना चाहिए। हैंड वॉशिंग करते समय हाथों को मिनिमम कितना देर रगड़ना चाहिए, ठीक है। 20 सेकेंड, 80 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट। तो माय डियर मैं बता दूं हैंड वॉशिंग करते समय हाथ को कम से कम जो है आपको मिनिमम 20 से 30 सेकेंड जो है रगड़ना चाहिए। तो ऑप्शन अपना ए सही है, 20 सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 24 है निम्न में से इंजेक्शन लगाने का मेथड नहीं है, मतलब इंजेक्शन का विधि नहीं है। कौन, इंट्राओसियस, क्या इंट्राओसियस नहीं है इंट्राथेटिकल, सबक्यूटेनियस, इंट्रारेक्टिकल। तो आपको पता है इंट्राओसियस भी है हड्डी में लगाने वाला, इंट्राथेटिकल भी है स्पाइनल में लगाना, सबक्यूटेनियस भी है जो त्वचा के नीचे लगाते हैं, ठीक है ना।
ये सबक्यूटेनियस मतलब जो वसा होता है त्वचीय उसमें लगाते हैं। इंट्रा रेटिकल यह आपका इंजेक्शन का मेथड नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। 25 है, निम्न में से हॉट एप्लीकेशन का इफेक्ट क्या है। देखिए यहाँ पे गर्म प्रयोग आ गया ना, तो गर्म प्रयोग में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, गर्म में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कैपिलरी परमिबिलिटी भी जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गर्म प्रयोग में आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे कम ना है तो गलत हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे कम हो जाना है तो गलत हो जाएगा। कैपिलरी परमिएबिलिटी कम हो जाना यानी ये बढ़ता है तो यहाँ पे कम है तो गलत हो जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो हॉट एप्लीकेशन से ब्लड संचार बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे है 26 नंबर, निम्न में से इंक्रीज आईसीपी के बारे में क्या है। ये आईसीपी मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, यानी अंतः कपालीय दबाव, यानी मस्तिष्क में जो कपाल होता है उसमें दबाव लगने को आईसीपी कहते हैं, ठीक है। तो आईसीपी के बारे में सही क्या है। अगर आईसीपी लेवल बढ़ जाता है, दबाव प्रेशर लेवल बढ़ जा रहा है कपाल में, तो उसका सेंटेंस क्या सही है। इसे इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, इसमें ब्लड O2 लेवल तो सामान्य से कम होता है, पर देख लीजिए पर यहाँ पे पर जो है ब्लड CO2 लेवल सामान्य से बढ़ा हुआ होता है। इसमें BP 200 mm ऑफ Hg हो जाता है, इसमें CSF प्रेशर 20 mm Hg से अधिक हो जाता है, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर होगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइए। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। आईसीपी लेवल जो बढ़ता है ना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मस्तिष्क में जो दबाव बढ़ता है, यह बढ़ता है जब CSF लेवल, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर जब 20 mm Hg से अधिक हो जाता है, तो जो है आपके यह प्रेशर आईसीपी लेवल बढ़ जाता है। यह इसके बारे में ट्रू सेंटेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 है, निम्न में से प्यूट्रिट ड्वार्फिज्म का कारण क्या है। ड्वार्फिज्म जो बौनापन होता है, यह जो है कारण क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन, एडीएच का हाइपोसिक्रेशन, थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रेशन। तो देखिए थायराइड ग्लैंड तो नहीं होता है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन, तो ये तो होगा नहीं। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है, इसमें कमी हाइपोसिक्रेशन यानी सिक्रेशन में कम होने से ड्वार्फिज्म होता है, तो ऑप्शन बी सही है, जो वृद्धि विकास रुक जाता है, ठीक है। 28 है, हाइपोथायराइज्म के अधिकांश केसेज किसके कारण होते हैं। तो देखिए हाइपोथायराइज्म जो है के अधिकांश केसेज किसके कारण होते हैं, एक कारण पूछ रहा है, ठीक है ना। हाइपोथायराइज्म के अधिकांश केसेज किसके कारण होते हैं, तो एक कमेंट आप लोग कीजिए कि किसके कारण होते हैं, ठीक है। 29 है, आता है एक्सोप्थैलेमस किस डिजीज का मेन फीचर है। एक्सोप्थैलेमस जो है यह ग्रेव डिजीज का जो है मेन फीचर है, ठीक है ना। ग्रेव डिजीज का जो है मेन फीचर जो है आपका एक्सोप्थैलेमस होता है। ऑप्शन ए में होता यह है कि एक्सोप्थैलेमस में होता यह है कि आँख जो होता है वह बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, बड़ा बड़ा जो है हो जाता है, इस चीज़ों को समझिएगा। और यह जो है आपके ग्रेव डिजीज का मेन फीचर है, ठीक है। और 30वां नंबर और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से थायराइड ग्लैंड की जन्मजात विकृति क्या है। ग्रेव डिजीज, कुशिंग डिजीज, डायबिटीज इंसिपिडस या क्रेटिनिज्म। तो जो क्रेटिनिज्म होता है यह आपका जो है क्या होता है, यह जन्मजात विकृति होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यह जन्मजात विकृति होता है क्रेटिनिज्म, थायराइड ग्लैंड की जन्मजात विकृति, ओके। तो चलिए मिलते हैं। यह 30 क्वेश्चन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितना आप सही कर पाए इसमें ये भी जरूर कमेंट करके सही बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।